हेलो, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ओडिशा हाईकोर्ट हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दवा लिखते समय डॉक्टर्स कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करें ताकि वो आसानी से लोगों की समझ में आ सके। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट मरीजों, फार्मासिस्टों, पुलिस, अभियोजन पक्ष, जजों के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा करती है। डॉक्टरों के पर्चे, ओपीडी स्लिप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चोट आदि की रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से पढ़ी जा सके और समझ में आए। मेडिकल पर्चे में अस्पष्टता या व्याख्या की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संशोधन विनियम 2016 का जिक्र किया। इसमें सभी डॉक्टरों को दवा और प्रिस्क्रिप्शन बड़े अक्षरों में लिखने का आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। अब हैंडराइटिंग को लेकर डॉक्टर्स क्या बोले हैं, इस बात पर हम आते हैं। तो हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी कोर्ट ने डॉक्टरों की लिखावट को लेकर इस तरीके का कोई कमेंट किया हो। पहले भी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को लेकर सवाल उठते रहे हैं, पर डॉक्टर्स खुद अपनी हैंडराइटिंग को लेकर क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हमने यानी हमारे साथी डेविड ने कुछ डॉक्टर्स से बात करी। जानते हैं और आपको बताते हैं कि उनका क्या कहना है। तो दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर रौनक का कहना है, पढ़ाई के दौरान ड्यूरिंग आवर स्टडीज ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, जो कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस का एक सब्जेक्ट होता है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को देता है, इट इज अ मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट। तो कुछ क्राइटेरिया है जो उसमें फॉलो करने जरूरी हैं, जैसे इट स्टार्ट्स विद डॉक्टर का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का नाम, पता, पर्टिकुलर्स जो भी हैं, उसके बाद किस लहजे में उसको लिखा जाए, दवाइयों के नाम बोल्ड लेटर्स में लिखे जाएं, बोल्ड अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स यूज किए जाएं, जिससे कि उसका कारण ये रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस विल कम विद सिमिलर नेम्स। दो दवाइयां होंगी जिनके नाम बहुत एक से लगेंगे, लेकिन वो दोनों दवाइयां बिल्कुल अलग ग्रुप्स की होंगी जिनका कि बिल्कुल अलग इफेक्ट्स होगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये बोल्ड लेटर्स में लिखने की बात हुई। डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग को लेकर डॉक्टर रौनक ने ये कहा, अब अगर आप बात करें द डिटोरिएशन ऑफ हैंडराइटिंग ऑफ अ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि द अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट वी डू इज मैसिव। जो आप जो मरीज डॉक्टर का काम देखता है वो फ्रंट है, एक बैकएंड में डॉक्टर बहुत काम कर रहा होता है विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ राइटिंग। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि एक मरीज देखने के क्या स्टेप हैं, तो मरीज देखने के बाद का स्टेप होता है पेशेंट की हिस्ट्री लिखना। अब ये पेशेंट की हिस्ट्री इज से 2 पेज 3 पेज कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट क्या प्रेजेंटेशन लेके आया है। पेशेंट हिस्ट्री लिखने के बाद पेशेंट के ऑर्डर्स लिखे जाएंगे, पेशेंट ऑर्डर्स लिखने के बाद पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इस पूरी चीज को अगर जल्द से जल्द भी किया जाए तो इस लिखने के काम में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। इस दौरान अगर एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट आ गया है एंड वी आर वर्किंग से इन अ कैजुअलिटी सेटअप और इन अ ओपीडी सेटअप, तो वक्त बड़ा कम होता है। तो अब वक्त कम होने पर हर चीज जल्दी करनी है, तो हम लिखते भी जल्दी हैं। जब हम जल्दी लिखते हैं तो बेसिकली अब हैंडराइटिंग में तो इट इज अबाउट स्ट्रोक्स, हाउ मेनी स्ट्रोक्स वी आर यूजिंग टू फ्रेम एन अल्फाबेट। तो अब हमें नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कम करने पड़ते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइनें बनती जाती हैं और फिर अंत में वो बस एक स्ट्रेट लाइन बचती है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर प्रियंका ने बताया, एक नॉर्मल ओपीडी में 50 के करीब पेशेंट देखने होते हैं, कई बार 70-80 तक पेशेंट होते हैं। मरीज को देखकर जल्दी जल्दी पर्ची लिखनी होती है, ऐसे में आप अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में नहीं लिख पाते। आपको पता होता है कि राइटिंग ठीक नहीं है, पर सभी मरीजों को देखना ज्यादा जरूरी होता है। वैसे मेरी हैंडराइटिंग काफी साफ है, पर्ची देखकर कई बार लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं कि आपकी राइटिंग तो डॉक्टरों जैसी नहीं है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर के एमडी डॉक्टर दीपक शुक्ला का कहना है, होता क्या है कि कई बार ये जो ब्रांड्स नेम होते हैं, कई बार दुकानों में वो चीजें समझ में नहीं आती हैं और वो राइटिंग जो है फार्मासिस्ट नहीं पढ़ पाता और पर्टिकुलर ब्रांड के लिए अवगत नहीं रहता है कि हमको ये ब्रांड की ये दवाई है। सॉल्ट अगर लिखे डॉक्टर तो ठीक है, समझ में भी आता है, और राइटिंग अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुई और ब्रांड नेम नहीं पता चला तो फार्मासिस्ट कुछ दवाई का कुछ दे देता है। जैसे कई दवाइयां हैं उनके नाम लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग में ऊपर नीचे हुआ तो वो कुछ का कुछ मिल जाता है। इस कारण से हाई कोर्ट और सभी लोग बोलते हैं कि एक बार राइटिंग डॉक्टर्स की अच्छी होनी चाहिए।
और दवाइयों में डोज वगैरह ये होता है, जैसे किसी ने 200 लिखा तो 100 समझ में आता है। इनहेलर वगैरह सब चीजों में अगर क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा तो फार्मासिस्ट को भी दिक्कत होगी, और पेशेंट को तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझ में ही नहीं आते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम चीजें ग्रीक वर्ड्स में यूज होती हैं, ओडी बीडी, दिन में 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, ये कोई नहीं लिखता है। हिंदी भाषा में नहीं होता है काम, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट हिंदी भाषा में लेता है हमसे दवाई। इस कारण से यहाँ गड़बड़ी हो जाती है, पेशेंट भी नहीं समझ पाता है, फार्मासिस्ट भी अच्छे से नहीं समझ पाता है, और इस कारण से गलत दवाई मिल जाती है, उसके गलत वो होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो इतनी ओपीडीज में रहती हैं, बिजी ओपीडी रहता है, तो इसमें क्या है, फटाफट करने के चक्कर में डॉक्टर्स भी थोड़ा जैसा बिजी वो रहता है हिसाब किताब, तो उसके कारण जल्दी जल्दी पेशेंट देखने के चक्कर में वो कर्सिव राइटिंग के लिए फेमिलियर होता है और उसमें फास्ट लिख सकता है, इसीलिए वो राइटिंग वो पहले प्रायोरिटी रखता है। ऑल्दो कई डॉक्टर्स हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, और जब डिस्चार्ज वगैरह करते हैं तो ये एश्योर किया जाता है कि जो दवाइयाँ दी जाएं, वो लिखी जाएं, वो कैपिटल लेटर्स में ही हो। एनएबीएच हॉस्पिटल्स में ये फॉलो हो रहा है। फिर फिरोजाबाद सरकारी जिला अस्पताल के डॉक्टर अविरल प्रजापति का ये कहना है कि पहला रीजन तो यह है कि जब लेक्चर होते हैं हम लोग के, तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं तो पॉइंट नोट करते हैं बहुत जल्दी जल्दी में, तो वो 5 ईयर्स में हम लोग की राइटिंग ऐसी हो जाती है कि वो जल्दी जल्दी नोट करने के लिए कि हम लोग समझ नहीं आता, मतलब लोगों को समझ आता है, हम लोग पढ़ने के लिए हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है। सेकेंडरी चीज़ ये होती है जब एग्जाम होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब एग्जाम होते हैं तो हम लोग पास 3 घंटे के समय पे इतना लेंथी पेपर होता है, अप्रोक्सीमेट इतना लेंथी पेपर होता है कि अगर हम लोग उसको राइटिंग पे वो करें कि अगर राइटिंग देखें तो तीसरी इतना टाइम ही नहीं बचेगा, हम लोग आधा पेपर छूट जाएगा। तीसरी चीज क्लिनिकल जब प्रैक्टिस पे जाते हैं, क्लिनिकल जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, इंटर्नशिप पे रहते हैं, तो हम लोग के पास सब कुछ नोट करना होता है जो सर लोग बोलते हैं। तो उस टाइम से हम लोग की यह हो जाता है आदत कि दिखाई दिया 24 घंटे में 12 घंटे जब भी जितनी ड्यूटी है उतना इतना लिखना पड़ता है कि अगर हम लोग राइटिंग के लिए इशू रखें कि अगर सोचें कि राइटिंग अच्छी बने तो हो नहीं सकता। और यही रीजन होता है कि 5-7 साल हम लोग के पास इतना लिखने को ज्यादा होता है कि उसमें राइटिंग ही चेंज हो जाती है। आप अगर 10th और 11th की राइटिंग और जब आप MBBS कंप्लीट या MD कंप्लीट करके देखोगे राइटिंग, तो बहुत डिफरेंस होगा दोनों में। कोई भी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो उसमें 6-7 की OPD होती है। एक डॉक्टर है, 2 डॉक्टर हैं, आप चीज को समझो। 2 डॉक्टर का 500 पेशेंट देख रहा है, 400 पेशेंट देख रहा है, तो अगर वो 5 घंटे में उसको 200-300 पेशेंट देखना है पर डॉक्टर को, तो वो अगर राइटिंग बनाने चलेगा भैया तो उसको कितना टाइम लगेगा वो दिखाई दिया। अगर टाइमिंग OPD की 8 to 2 है या 10 to 4 है तो उसको तो 2 घंटे लग जाएगा, ये चीज है। हाँ, या तो गवर्नमेंट ये करे कि आप प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्यूटराइज टाइप का हो जाए कि एक राइटर बैठे उसको बोला गया कि ये मेडिसिन देनी है, तो ये चीज तो हो सकती है। और जिसकी जनरली जो राइटिंग हो जाती है वो चेंज तो हो नहीं सकती। अगर किसी की प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, उसे कह रहे हैं कि अचानक से राइटिंग चेंज कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोटा के एक हॉस्पिटल के कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर अखिल अग्रवाल का कहना है, देखिए हैंडराइटिंग का जहां तक इशू है, मेरा खुद का मानना ऐसा है कि आपकी राइटिंग ऐसी हो कि एटलीस्ट आपका प्रिस्क्रिप्शन दूसरे डॉक्टर तो पढ़ ही पाए, बिकॉज हैंड राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका सपोज मैं मान लो एज ए साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या मैं एज ए सेक्सोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और वो उनका कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, कुछ भी। तो मुझे समझ में आनी चाहिए वो मेडिसिन क्या चल रही है, मैं जो कुछ लिखूं वो उनको समझ में आनी चाहिए क्या चल रही है, या उन्होंने सेम स्पेशलिटी का किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है तो वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो नो डाउट इसके लिए तो खैर मैं एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट को गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि भाई राइटिंग क्लियर हो, ताकि एटलीस्ट केमिस्ट भी समझ पाए और मेडिसिन देने में गड़बड़ी ना हो। दूसरे जो आपके कलीग्स हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझ पाए कि एटलीस्ट क्या लिखा है, कोई सेम ड्रग रिपीट ना हो रही हो, कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रहा हो तो वो रुक जाए, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं क्या नहीं कराए, वो सब आपके प्रिस्क्रिप्शन से पता चलता है। प्रैक्टिकल वाली जहां बात आती है वो बस ये है कि फिर उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगता है लिखने में, तो उसकी जगह जैसे हम चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखें, बट नो डाउट कि क्लियर होना चाहिए, मतलब ऐसा लिखा होना चाहिए कि एटलीस्ट 100% ना पढ़ पाए तो 95% लोग तो आपकी राइटिंग पढ़ पाए कि क्या लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको किसी डॉक्टर का लिखा समझने में कभी दिक्कत हुई है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ने कहा, क्लास में बहुत बार ऐसा होता था कि फ्रीक्वेंटली राइटिंग के लिए कह दिया जाता था, जैसे मेरी खुद की इंडिविजुअल राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है,
तो मुझे काफी बार टोका गया कि भाई इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो एटलीस्ट मैं वहां तक तो कर पाया कि चीजें अच्छे से समझ में आने लगे। और प्रेस्क्रिप्शन का जहां तक सवाल है वो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा जैन ने अपने खुद का अनुभव शेयर किया है। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। मेरे साथ एक वाकया हुआ था जब मेरी बेटी 6 महीने की थी। मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, उसे डिसेंट्री लग रही थी। तो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा और प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने जो दवाई दी, 3 दिन बाद में भी उसकी डिसेंट्री नहीं रुकी। हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर को जब वो प्रेस्क्रिप्शन दिखाया तो उस डॉक्टर ने ये बोला कि आपको जिस डॉक्टर को दिखाया है उसने वो आपको डिसेंट्री लगने की ही दवाई दी है। तो ऐसा जब मुझे पता चला और मैं बहुत शॉक्ड हुई उस समय, लेकिन मैं उस डॉक्टर को भी कुछ नहीं कह पाई। क्यों? क्योंकि हम जिस डॉक्टर के पास गए थे वो भी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर थे और अभी जिस डॉक्टर के पास गए थे वो भी बहुत ही रिनाउंड थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इस डॉक्टर की एजुकेशन में ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर डिसेंट्री के लिए हम गए और उसने उसको रोकने की दवाई लिखी है और दूसरा डॉक्टर उसी को बोल रहा है कि ये तो आपको लगने के लिए ही लिखी है दवाई। तो मैं उस समय बहुत ही शॉक्ड हुई और मुझे ये लगा कि ऐसी हैंड राइटिंग भी और ऐसा प्रेस्क्रिप्शन इस काम का जो कि हम एक ले पर्सन नहीं समझ पाए और हमें इस तरह से डॉक्टर्स के बीच में ही हमें कंफ्यूजन हो जाए कि हम क्या करें। ये मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर्स जो कुछ प्रेस्क्राइब करते हैं, जो भी हैंड राइटिंग लिखते हैं, तो वो इस तरह की लिखे जिससे कि कोई भी पर्सन उसको समझ पाए और उसके साथ में ऐसा कंफ्यूजन ना आए और किसी इंसान की जान पर नहीं हानि नहीं हो उसको। यही मैं कहना चाहती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि चीजें बदल रही हैं, नई तकनीक आ रही है। डॉक्टर रौनक का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे डॉक्टर्स कई तरह के एप्स यूज करने लगे हैं। जब भी वो पेशेंट देखते हैं वो अपने आईपैड या कंप्यूटर पर पेशेंट के सिम्टम्स डालेंगे, क्या दवाइयां हैं वो डालेंगे और अंत में प्रिस्क्रिप्शन जो मिलेगा वो प्रिंटेड होगा। तकनीक का प्रयोग होने लगा है, लेकिन ये प्राइवेट सेटअप में ही है। सरकारी अस्पताल में चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। तो ये खबर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को लेकर कमेंट बॉक्स में। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लर्न ऑन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।